हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का 8th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सैप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स पढ़ लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज एंजाइम कैटालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होता है। तो देखो, एंजाइम होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। ठीक है, कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है। ठीक है, तो एंजाइम प्रोटीन का ही मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। तो गाइज एंजाइम में आपको यह लिखना है कि एंजाइम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट और एनिमल में मिलता है। यह प्रोटीन का ही मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब गाइज जो एंजाइम होता है वो बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। जो बाहर रिएक्शंस होती है उन्हें एंजाइम कैटेलाइज नहीं करता है, इसलिए हम एंजाइम को बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये बात एंजाइम के बारे में आप लिख लो। तो देखो, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड which produced by animal and plants called enzyme। ठीक है ना, कि एंजाइम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एनिमल और प्लांट में मिलता है। अब देखो, नाइट्रोजन ही प्रोटीन में होता है। प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो कहने का मतलब एंजाइम भी एक प्रोटीन ही हुआ ना। तो आप लिख सकते हो कि एंजाइम प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। तो देखो, एंजाइम इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, विच हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का ही मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। अब गाइज एंजाइम बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, इसलिए इसे हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो, रिएक्शंस which occur in body are catalyzed by enzyme। So enzyme is called biocatalyst, and this phenomena is called biocatalysis। ठीक है, कि एंजाइम है बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है, उनकी रेट को ही इंक्रीज करता है, इसलिए एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम बायो कैटालिसिस बोलते हैं। अब गाइज कुछ एक एंजाइम है, एग्जांपल्स है, तो वो आपको याद रखने हैं। तो देखो, फर्स्ट तो इन्वर्टेज एंजाइम। तो गाइज इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो ये है सुक्रोज। ठीक है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप, और आपने एंजाइम ले रखा है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज
और फ्रक्टोज में चेंज करता है। तो गाइज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनमें अंतर रात दिन का होता है, ध्यान रखना। ये जो इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ना, वो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसमें 1 नंबर पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसमें सेकंड नंबर दूसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, लेकिन वो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, ठीक है। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, ये आपको याद रखना है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। अब देखो, एक होता है जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करता है। तो गाइस देखो, कार्बन कितने हैं, 6 है ना, तो 2C2H5OH, तो कार्बन कितने आ गए, 4 आ गए ना, 2 और बच गए, तो 2CO2, ठीक है ना। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर 12, 10, 2 H2O की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर दो। आगे बात समझ में कि ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक गाइस देखो, माल्टेज एंजाइम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है ना। तो देखो, तो एक होता है माल्टोज, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, तो इनका भी फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। तो ये आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, एक बार इतना याद रखो। तो ये माल्टोज है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है ना, और एंजाइम लोगे आप माल्टेज। तो माल्टेज क्या करेगा, इस माल्टोज का ग्लूकोज बना देगा, 2C6H12O6, ठीक है ना, कि कार्बन 12 है, हाइड्रोजन देखो 22 और 2 24 है, तो 12 इंटू 2 24 हो गए, और ऑक्सीजन 11 और 1 12, और यहां पर भी 6 इंटू 2 12 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज। तो ये एग्जांपल थर्ड हो गया। अब गाइस फटाफट ये लिखो, और भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। तो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और लिख लो इनको। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। तो गाइस एग्जांपल 4 है, देखो एक होता है डायस्टेज एंजाइम। तो डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N। इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे और डायस्टेज एंजाइम लोगे, तो ये इसको बना देगा माल्टोज। तो माल्टोज होता है C12H22O11। तो देख लो, C12H10 इंटू 2 20 और 2 22, O5 इंटू 2 10 और ये 1 11, ठीक है, और ये यूनिट N। तो ये बन गया माल्टोज। आ गई बात समझ में। एक देखो ऐसा ही एग्जांपल होता है, यूरिया को ना यूरिएज एंजाइम अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो देखो ये है अपनी यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, और एंजाइम ले लिया यूरिएज, ठीक है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना, इस NH2 को एक हाइड्रोजन दो और इस NH2 को एक हाइड्रोजन दो, तो ये लो अमोनिया बन गई ना। देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया NH3 और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया NH3। अब ऑक्सीजन बचा, वो इस CO को दे दो, तो क्या बन गया CO2, ठीक है। तो यूरिएज एंजाइम है, वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। आ गई बात समझ में। एक गाइज मिल्क से कर्ड, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो ये मिल्क
और एंजाइम कौन सा ले रहे हो आप, लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या बना देगा, दूध से दही बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया 6। अब गाइस देखो एग्जांपल 7, तो प्रोटीन को ब्रेक करना है। तो आपको पता है ना कि प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, कि एमिनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बनाते हैं और पेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना, एमिनो एसिड मिलेंगे पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड मिलेंगे प्रोटीन बनेगी। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो प्रोटीन में अगर आप पेप्सिन एंजाइम ले लोगे ना तो पेप्टाइड बनेगा। ठीक है ना, देखो एमिनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड और पेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो आप अगर पेप्सिन एंजाइम ले लोगे ना तो प्रोटीन से पेप्टाइड, प्रोटीन टूट करके पेप्टाइड बन जाएगी। अगर आप ट्रिप्सिन एंजाइम ले लोगे ना तो प्रोटीन डायरेक्ट एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइज ये होता है स्टमक में। ठीक है ना। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8, अगर आप प्रोटीन में ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ये सभी है ना बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन है, क्योंकि एंजाइम बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, एमाइनो एसिड या फिर एमिनो एसिड जो आप प्रोनाउन करते हो, क्या होता है कि ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और अमाइनो ग्रुप NH2 भी हो। ठीक है, उसे हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये इंटेस्टाइन में होगी और ये स्टमक में होगी। तो गाइज ये कुछ एक एंजाइम के एग्जांपल्स है, तो आप फटाफट लिख लो इनको। तो गाइज अब एंजाइम के कुछ एक कैरेक्टर्स है, तो इनको ध्यान से समझना। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि एंजाइम इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब एंजाइम का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के 10 लाख मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बना देता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल 10 लाख को प्रोडक्ट बना देता है। इसका मतलब इससे ज्यादा इफेक्टिव तो क्या होगा। करने का मतलब एंजाइम की बहुत ही कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एंजाइम का रिएक्टेंट के 10 लाख मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बना देता है, और वो भी 1 मिनट में। तो गाइस देखो एफिशिएंसी, तो दे आर हाईली एफिशिएंट बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफर 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट, कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के 10 लाख मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बना देता है। अब देखो सेकंड कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी। तो देखो स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब एक एंजाइम एक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। जैसे यूरिया को अमोनिया में यूरिएज एंजाइम कन्वर्ट करता है, और कोई भी एंजाइम कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, जैसे सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, कोई दूसरा एंजाइम कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि कोई एक एंजाइम किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, हर किसी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करता है। इसलिए एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो देखो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज 1 एंजाइम कांट कैटेलाइज मोर देन 1 रिएक्शन, की एक एंजाइम एक रिएक्शन को ही कैटेलाइज कर सकता है। तो गाइस देखो थर्ड कैरेक्टर है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव हो। कहने का मतलब वह टेम्परेचर जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, सबसे ज्यादा रिएक्शन को कैटेलाइज करे, वह टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो गाइज अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे ना तो 273 और जोड़ दो, कहने का मतलब लगभग 310 केल्विन टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इस पर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब गाइस देखो फीवर में हमें भूख कम लगती है, बुखार के कारण हमें भूख कम लगती है। ऐसा क्यों होता है? बुखार में क्यों भूख कम लगती है? क्योंकि देखो बुखार में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है,
कहने का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। अब अगर इतने टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना तो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। अगर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो जो खाना है उसका डाइजेशन नहीं होगा। अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी, ध्यान रखना। तो देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो द रेट ऑफ एन एंजाइम बिकम्स मैक्सिमम एट ए डेफिनेट टेम्परेचर नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 310 केल्विन, ठीक है ना, 310 केल्विन। अब गाइस देखो ऑप्टिमम पीएच यानी कि वह पीएच जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव हो, उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और गाइस ऑप्टिमम पीएच है ना 6 से 8 के बीच में होती है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी की लगभग होती है 7.2 पीएच, ठीक है। तो देखो एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट ए स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। तो पीएच 6 से 8 के बीच जो पीएच होती है उसे हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अब गाइस देखो को एंजाइम, तो देखो आपने कैटलिस्ट में प्रमोटर पढ़ा था ना, वैसे ही एंजाइम में को एंजाइम है। को एंजाइम मतलब वे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं उन्हें हम को एंजाइम बोलते हैं। और गाइज ऐसा कोई मेटल ही कर सकती है, क्योंकि मेटल खुद कैटलिस्ट होती है, ठीक है ना। तो एंजाइम भी कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैटलिस्ट ही बढ़ा सकता है। कहने का मतलब कोई मेटल आयन ही बढ़ा सकता है, ठीक है। तो देख लो, तो को एंजाइम सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कॉल्ड को एंजाइम। तो देखो सोडियम आयन, कोबाल्ट आयन, मैग्नीज आयन, तो ये सारे मेटल आयन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अगर वो एंजाइम के साथ कनेक्ट हो गए तो एंजाइम डबल काम करेगा अपना, ठीक है। अब देखो इनहिबिटर, तो इनहिबिटर का मतलब कैटालाइटिक पॉइजन, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं उन्हें हम इनहिबिटर बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, एटसेट्रा। तो गाइस इनको फटाफट लिख लो। अब हम एंजाइम की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, है ना, की लॉग थ्योरी पढ़ेंगे, तो फटाफट इनको लिख लो आप। तो गाइज अब हम एंजाइम की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म का मतलब कि एंजाइम कैसे रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है, कि कैसे सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है। तो गाइज इस थ्योरी का नाम की लॉग थ्योरी है। यहां पर लॉग होगा एंजाइम और की होगी सबस्ट्रेट। तो की लॉग के अंदर जाती है, कहने का मतलब यहां पर सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के अंदर जाएगा। ध्यान रखना, एंजाइम क्या है, लॉग है, और की क्या है, सबस्ट्रेट है। अब देखो लॉग के अंदर छेद होता है ना, उसे हम कैविटीज बोलते हैं। तो एंजाइम के अंदर कैविटीज होती है, क्योंकि एंजाइम क्या है, लॉग है, और लॉग के अंदर छेद होता है। तो आप बोल सकते हो कि एंजाइम की सरफेस पर कैविटीज होती है, उनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उन कैविटीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एक्टिव सेंटर होते हैं। कहने का मतलब वो फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। तो गाइस देखो यह आपका एंजाइम है, ठीक है ना। जैसे लॉग होता है तो लॉग के अंदर जगह होती है ना, मतलब छेद होता है, कैविटीज होती है। वैसे यहां पर एंजाइम में देखो ये आपको कैविटीज दिख रही है ना, आ गई बात समझ में, ये कैविटीज है एंजाइम में, और यहां पर इन कैविटीज पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कोहलिक, थायोएल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक, एमाइनो। तो ये यहां पर इन कैविटीज में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, इन्हें हम एक्टिव सेंटर बोलते हैं। अब गाइज ये है की, तो सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट होता है की के जैसा, कहने का मतलब इसका कंप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब देखो यह सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो जाता है एंजाइम के अंदर, कहने का मतलब जैसे लॉग में की फिट हो जाती है तो इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके सबस्ट्रेट का इसके अंदर यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं ना, इन कैविटीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, वो यहां पर इसका प्रोडक्ट बना देंगे, मतलब आपका प्रोडक्ट बन गया। और एंजाइम यानी कि लॉग ऐसा का ऐसा रह गया, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। तो गाइज ये जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप में होती है। एक स्टेप में एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के इंटरमीडिएट बनाते हैं, और दूसरी स्टेप में यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है, और एंजाइम आपका ऐसा का ऐसा रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है।
आ गई बात समझ में? तो देखो इसको पढ़ लेते हैं। ए नंबर ऑफ कैविटीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम के सरफेस पर कैविटीज होती है, दिख रही है आपको। These cavities are of characteristic shape and possess active group like amino, कार्बोक्सिलिक, थायोएल्कोलिक और एल्कोलिक। तो इन कैविटीज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। ये ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करेंगे, ध्यान रखना, ये ही ग्रुप सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। एक्टिव सेंटर का मतलब यही रिएक्शन करवाते हैं। अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट विच पजेस कंप्लीमेंट्री शेप, यानी ये इसकी पूरक कंप्लीमेंट्री शेप है ना, ये फिट इनटू दीज कैविटीज, फिट हो जाती है जस्ट लाइक ए की फिट्स इनटू ए लॉक, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद कुछ खास नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, तो ये मैकेनिज्म है जो गाइज मैंने बता दी है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कैटालिसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।